स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है देश की शान किसान। गुरपाल जी। जी गोपाल जी, हम लोग इस कार्यक्रम के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं ना, मतलब अलग अलग जगह जाते हैं, अलग अलग लोगों से, किसानों से मिलते हैं, अलग अलग तरह की खेती देखते हैं और नए नए मुकाबलों का आविष्कार करते हैं। कितनी मेहनत, ओहो। ये काम तो कुछ भी नहीं है। एक सज्जन ऐसे हैं जो हमसे कहीं ज्यादा काम कर रहे हैं और कहीं ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, वो हैं हमारे देश की शान किसान श्री आकाश चौरसिया जी। मध्य प्रदेश के सागर जिला के तिली गांव के हैं। उन्होंने वर्मी कल्चर पे भी काम किया है, बहुस्तरीय खेती पर भी काम किया है, जल संरक्षण पे भी काम किया है और भी कई काम किए। बहुत कम उम्र में उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया और वो चाहते हैं कि ये ज्ञान सबके साथ बांटे और वो भी निःशुल्क। और इसीलिए वो बने हैं हमारे इस हफ्ते के देश की शान किसान। इस भागदौड़ से भरी जिंदगी में किसी का ध्यान बुनियादी बातों पर नहीं जाता है। सब भेड़ चाल चलने में व्यस्त हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के सागर जिले में रहने वाले हमारे आज के आदर्श किसान आकाश चौरसिया ने अपनी एक अलग राह बनाई है। हमारे देश में स्कूल से ज़्यादा जो है ना हॉस्पिटलों की संख्या बढ़ रही है और निरंतर लोग जो है ना, ऐसा कोई परिवार नहीं है जिस परिवार में लोग कोई ना कोई बीमारी से ग्रसित ना हो। यही बात मेरे दिमाग में क्लिक किया और अचानक विचार आया कि कहीं ना कहीं से जो हम अन्न खा रहे हैं, इसकी वजह से ये सारी विकृतियाँ हमारे मनुष्य जीवन में फैल रही हैं। कहा जाता है जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। सारी चीज़ें जो है ना, यदि हम गाड़ी में अच्छा पेट्रोल डालते हैं तो नेचुरली सी बात है गाड़ी हमारी अच्छी चलती है, और यदि हम अच्छा भोजन खाएंगे तो हमारी गाड़ी अच्छी चलेगी। तो जो अस्पतालों में भीड़ बढ़ रही है वो निश्चित ही है दूषित हवा, दूषित पानी, दूषित खाना, इन सारी चीज़ों की वजह से लोग परेशान हैं और उनसे बीमार हो रहे हैं। वहीं से हमारे लिए ये प्रेरणा मिली और मैंने इस काम को करना चालू किया। कभी पेशे से डॉक्टर बनने की चाह रखने वाले आकाश चौरसिया ने कम उम्र में ही कृषि के महत्व को समझा और मन ही मन कृषि को उन्नत बनाने की ठान ली। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि आप दिशा से यदि दूसरी दिशा में जाते हैं तो नेचुरली कोई भी माँ बाप हों या घर परिवार के लोग हों या देश समाज के लोग हों, कोई भी आपके साथ नहीं होता। मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं पढ़ लिख रहा था और अचानक मेरे दिमाग में ये प्रेरणा हुई कि मैं खेती की तरफ जाना चाहता हूँ। तो आज आप देख रहे होंगे कि हमारे समाज में जो किसान का बेटा है, हर वर्ग का व्यक्ति चाहता है कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर आगे बढ़े और खेती की तरफ ना जाए। परंतु ऐसे दौर में मेरा खेती की तरफ पढ़ाई से वापस आना ये आश्चर्यजनक था लोगों के बीच में, और हमें सबसे बड़ी दिक्कत ये फेस करनी पड़ी। कई लोगों का सामना करना पड़ा, कई लोगों के विचारों को निराधार करना पड़ा और उस बीच में संघर्ष करते हुए मैंने इस काम को शुरू किया। और उसके नतीजे 1 साल बाद आना जब चालू हुए तो लोगों ने फिर जो है ना मेरे से जुड़ना चालू किया। परंपरागत खेती के तरीकों को न अपनाकर उन्होंने कृषि व्यवस्था का एक अलग ही रास्ता चुना। वे खुद ही शोध और संशोधन करने जुट गए और कृषि की छोटी बड़ी सारी दिक्कतों को समझने के साथ साथ उनका हल ढूंढने लगे। क्यों ना हम उसी जगह पर एक साथ 2 फसलें उगाएं ताकि हमारे पानी का बचत हो, हमारे जो है ना समय का बचत हो, हमारे खाद का बचत हो, ये सारी चीज़ों का बचत हो। तो मैंने एक जगह पर मंडप बना के एक क्रॉप ज़मीन के अंदर और एक क्रॉप 7 फीट हाइट पर ऊपर मंडप बना के ली। फिर मेरे दिमाग में आया कि इसको और क्यों ना डेवलप करके 3 फसलों में कन्वर्ट किया जाए। तो मैंने फिर 3 फसल एक साथ उसी स्ट्रक्चर में लगाई। फिर एक साथ मैंने 4 फसल भी एक साथ में लगाई। तो स्टार्ट हमारा जो है ना सिंगल लेयर से था और लास्ट में अभी हम 4 लेयर फार्मिंग तक आ चुके हैं और देन आगे हमारा प्लान है और आगे जाने का। कृषि में आने वाली लागत, उत्पादन में कमी तथा मौसम की मार किसानों के जीवन में आने वाली कई दिक्कतों में से है। आकाश चौरसिया के द्वारा दिखाई गई राह इन दिक्कतों को कम करने में मददगार है, खास तौर पर उन किसानों के लिए जिनके पास कृषि संसाधनों की कमी है। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही चीपर है फार्मर के लिए। हर एक फार्मर इसको कर सकता है क्योंकि इसमें इसको तैयार करने में जो ज़रूरतें लगती हैं हमारे लिए, वो सारी ज़रूरतें हमारे खेत पे ही हमारे संसाधनों में तैयार होती हैं। जैसे बांस है, घास है, ये सारी चीज़ें हमारे खेत पर ही उपलब्ध होती हैं और इसको बहुत ही सहजता से हम आसानी से कर सकते हैं। हर फार्मर की पहुँच में है, हर फार्मर के पास ये सारे संसाधन है, वो बहुत आसानी से कर सकता है। वे अपने फार्म पर किसानों के लिए कृषि प्रशिक्षण केंद्र भी चलाते हैं, जहां वो किसानों को जैविक खेती तथा बहुस्तरीय फसल प्रणाली के बारे में निःशुल्क प्रशिक्षण देते हैं।
देश के अलग अलग भागों से किसान यहाँ प्रशिक्षण लेने आते हैं और बहुस्तरीय खेती के महत्व को समझते हैं। मैं सभी फार्मर से अनुरोध करना चाहता हूँ, पूरे देश के किसानों से ये बोलना चाहता हूँ कि सभी किसान भाई प्रयास ये करें कि कम से कम 1 एकड़ में जो है ना मिश्रित खेती वो ज़रूर करें, क्योंकि आज हमारे बीच में जितनी भी समस्याएं आ रही हैं, चाहे वो पानी की हो, चाहे वो बीज की हो, चाहे वो खाद की हो, चाहे वो कीटों की हो, चाहे वो समय की हो, जितनी भी समस्याएं आ रही हैं, सारी समस्याओं का समाधान हमारा मिश्रित खेती में छिपा हुआ है। इसलिए हमें आज की कंडीशन के हिसाब से, आज की दुर्दशा के हिसाब से हमें जैविक खेती और मिश्रित खेती ज़रूर ही करना चाहिए। इससे हमारी देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी और हमारी आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ होगी। जीवन का मकसद सिर्फ नई राह बनाना ही नहीं होना चाहिए। मज़ा तो तब है जब आप अपनी बनाई हुई राह पर दूसरों को भी चलने को प्रेरित करें। आकाश चौरसिया आज देश के किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। वे कृषि क्षेत्र को उन्नत बनाने और किसानों को जागरूक करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। चलिए खेती के अड्डे पर स्वागत करते हैं हमारे आज के देश की शान किसान आकाश चौरसिया जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आकाश जी, जैसा कि हमने वीडियो में देखा, आप बहुत कुछ काम कर रहे हैं, बहुत सारे प्रयोग कर रहे हैं, जल संरक्षण को लेकर, बहुस्तरीय खेती को लेकर, वर्मी कल्चर को लेकर। तो ये सब करने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? देखिए, प्रेरणा की यदि हम बात करें तो प्रेरणा के कई स्रोत होते हैं इंसान के जीवन में। यदि कोई व्यक्ति रुचि के साथ सीखना चाहता है तो हर वो चीज़ से सीख सकता है जो उससे कोई चीज़ डिफरेंट हो रही हो। तो मैंने ज़मीन से भी सीखा, जो हमारे बहुत ही अनुभवी लोग हैं उन लोगों से भी सीखा, और रुचि ने सबसे ज़्यादा मुझे सिखाने के लिए प्रेरित किया। मेरी इस सब्जेक्ट में रुचि थी, लगातार मैं प्रयोग करते गया, उससे जो डिफरेंटेड निकला, उससे और क्या हो सकता, जिज्ञासा ने जो है ना मुझे बेहतर बनाने के लिए प्रेरित किया। बहुत अच्छा। और दूसरी आपकी रुचि रही है कि जो कुछ आपने सीखा है अब आप औरों को सिखाना चाह रहे हैं। जी, जल संरक्षण का काम, बहुस्तरीय खेती, वर्मी कल्चर, ये सारी चीज़ों को मैंने 27,000 लोगों तक प्रैक्टिकली खेत पे लाके दिखाया। चलिए, उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम के जरिए और भी लोग आपसे कुछ और सीख पाए। लेकिन उससे पहले हम आपका स्वागत करना चाहते हैं और आपका सम्मान करना चाहते हैं। और जैसा कि दर्शक जानते हैं, हमारे साथ इस खेती के अड्डे पर जुड़ते हैं एक विशेषज्ञ। और हमें बहुत खुशी है कि आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं जबलपुर के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के प्रमुख वैज्ञानिक, प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार शुक्ला जी। जैविक खेती और एकीकृत फसल प्रणाली के ये विशेषज्ञ हैं, यानी स्पेशलिस्ट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड इंटीग्रेटेड फार्मिंग। आइए इनके बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में जैविक एवं एकीकृत फसल प्रणाली के विषय विशेषज्ञ पद पर कार्यरत प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार शुक्ला कृषि की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से कृषि में आने वाली दिक्कतों को कम करने के लिए संशोधन कर रहे हैं। उनका मूल उद्देश्य कृषि के जैविक तरीकों को बढ़ावा देना तथा एकीकृत कृषि को उन्नत बनाना है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की कार्यशालाएं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है, जो कि कृषि संशोधन में मददगार है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कृषि के उत्थान में अभिन्न योगदान दे रहा है। यहाँ 4 खेत बने हुए हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं, इस खेत में सुंदर धान उगी हुई है। अब आपको करना यह है कि पहले आपको धान की कटाई करनी है और धान की फसल काटने के बाद यहाँ से चुनकर उसके बीज अपने खेत में बोने हैं। हाँ, और इसके लिए आपको मिलेंगे 3 मिनट। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है देश की शान किसान। तो चलिए खेती के इस अड्डे पर स्वागत करते हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार शुक्ला जी का। तो डॉक्टर साहब, ये जो एकीकृत
फसल प्रणाली है ये लघु किसान को बहुत फायदा दे सकती है? हाँ, निश्चित तौर पे हमारे मध्य प्रदेश में क्या है, सबसे ज़्यादा लघु किसान है, 1 हेक्टेयर से कम वाले किसान हैं। उनके लिए हम ये फसल प्रणाली को विकसित कर रहे हैं कि आप खेती के साथ साथ अन्य कौन से व्यवसाय लगाएं जिससे कि आपकी रोज़मर्रे की जो खर्चे हैं, रोज़मर्रे की जो ज़रूरत है वो आपकी पूरी हो। जैसे खेती में तो 4 महीने बाद आपको अनाज मिलेगा, आप खेती के साथ दूध का व्यवसाय, डेयरी, 200 जानवर हमने रखे हुए, मैं आपको दिखाऊंगा। 3 गाय हमने पाली हुई है, जिससे 1 गाय तो वर्ष भर लगती रहती है, 3 में से 1। फिर हमने रोज पैसे आए इसके लिए मशरूम लगा के रखा है। एक हिस्से में हमने मछली लगा के रखा है, मछली पालन हम कर रहे हैं। कुछ हिस्से में हमने जो बाउंड्री है उसमें हमने फलदार वृक्ष को लगाया हुआ है और ज़रूरत के मुताबिक हमने अपनी पोल्ट्री फार्म डेवलप हुआ है। तो सर इससे क्या है, एक किसान को कुछ ना कुछ रोज मिलता है। रोज का मतलब दूध से 3 लीटर 4 लीटर दूध एक गाय एक टाइम में दूध देती है। हम 75% भी खर्चा काट लें, 25% किसान को जेब में फायदा होता है खर्चे काटने के बाद। तो सर किसान के पास जब रोज कुछ ना कुछ आएगा तो वो कुछ गलत कदम नहीं उठाएगा। और सबसे ज़्यादा दुखी है हमारा 1 हेक्टेयर से कम वाला सीमांत किसान, उसके पास खेती भर है, उसको हम ये तकनीकी विकसित की है। आप सबको मैं देता हूँ मौका, चलिए हमारे खेत में देखिए। हमने भी 1 हेक्टेयर का मॉडल डेवलप किया है जिसमें एक लघु किसान की आर्थिक तरक्की कैसे हो, इसके लिए हम 3 साल से काम कर रहे हैं और परिणाम अब सामने आने लगे देश के। डॉक्टर साहब, आप कई छात्रों को भी पढ़ाते हैं, युवा लोगों को पढ़ाते हैं, तो आपको क्या उम्मीद दिख रही है युवा लोगों से, युवा किसानों से? MSc में जैविक खेती का कोर्स पढ़ाता हूँ और अभी PhD में एकीकृत फसल प्रणाली का कोर्स पढ़ा रहा हूँ, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, PhD के लिए। मैंने उन बच्चों में वो उत्साह देखा, क्योंकि साहब 60-70% से ज़्यादा तो किसान के बच्चे आ रहे हैं। उनको अभी तक ये नहीं मालूम था कि खेती के साथ हम अन्य व्यवसाय कौन से हैं। नाम तो उन्होंने बहुत सुना था, जब वो हमारी प्रैक्टिकल में जाके देखते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। उनमें से बच्चे अपना IFS मॉडल को लोगों ने अख्तियार भी कर लिया है और उसके परिणाम अच्छे आ रहे हैं। यानी जो भविष्य है खेती का वो आपको उज्जवल दिख रहा है। क्योंकि खेती भर से किसान तरक्की नहीं कर सकता। हमारी भारत सरकार ने तय किया कि हम किसानों के लिए ऑप्शन क्या दें। तो जैसे एक टोकरी में हमने कई प्रकार का सामान भर लिया, फल फूल रखे हैं, साग सब्जी रखी है, फूल रखे हैं, उनमें से किसान को जो चाहिए हो। हमने 8-10 प्रकार के मॉडल डेवलप किए हैं। हमने वर्मी कंपोस्ट भी डेवलप किया है, वर्मी वाश भी डेवलप किया है। हमने क्या डेवलप नहीं किया है, आप सब लोग चल के देखें, किसान को रोज कुछ ना कुछ उससे फायदा मिल रहा है। हमारे छात्र भी प्रोत्साहित हैं और हमारे यहाँ किसान सबसे ज्यादा लाभ ले रहा है। जी, बहुत सारी बातें आपसे और करनी है। हमें बहुत खुशी है कि आप इस अड्डे पर आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम आपका सम्मान भी करना चाहते हैं। विशेषज्ञ आ चुके हैं, अब वक्त है अपने प्रतियोगियों को बुलाने का। तो कौन है इस हफ्ते के 4 चुनिंदा किसान, आइए देखते हैं। हर हफ्ते बेहतरीन किसानों को चुनने की प्रक्रिया में हमारी टीम हर इलाके के कृषि विज्ञान केंद्रों तक जाती है। वहां किसानों की लंबी फहरिस्त में से कुछ किसानों को चुनकर उनके साथ खेला जाता है पहला मुकाबला। भारत में फूलों का सबसे बड़ा बाजार कहाँ पर है? अरे वो ध्यान नागपुर। मुझे मालूम नहीं है। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है? चेरापूंजी। केरल राज्य से होता। देश में तो दिल्ली में है और बम्बई में। पंजाब। हमारे देश में सोयाबीन की खेती सबसे ज्यादा किस राज्य में होती है? नहीं। मध्य प्रदेश। MP में। आप चुन लिए गए हो, आपका नाम क्या है? चरणदास सोनी। सुरेंद्र प्रताप सिंह राजपूत। करण सोनी। राम सेवक कुशवाहा। तो चलिए देखते हैं इन 4 चुने हुए प्रतियोगियों में से कौन बनता है इस हफ्ते का बेहतरीन किसान। चलिए सबसे पहले बुलाते हैं राम सेवक कुशवाहा जी को, जो झिला गांव से है। राम सेवक जी, आप कब से खेती कर रहे हैं? मैं 2011 से खेती कर रहा हूँ। इससे पहले आप क्या कर रहे थे? इससे पहले मैं पिताजी के साथ में पारंपरिक तौर पर जो खेती होती है वही करता था, साथ में मैं एजुकेशन ले रहा था।
अच्छा, तो कहाँ तक आप पढ़े? कॉमर्स से मेरा ग्रेजुएट है विद कंप्यूटर एप्लीकेशन। बीकॉम करने के बाद आपको लगा कि खेती में जाना चाहिए? बिल्कुल, मुझे ऐसे लगा कि हमारी जो पारंपरिक टेक्नोलॉजी है और जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, दोनों को अगर मिला दिया जाए तो बहुत अलग कुछ हो सकता है। तो इसी थीम को मैं लेकर और आगे बढ़ रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है ये। हमें उम्मीद है कि और भी लोग इससे प्रेरणा लेंगे। तो आप मुकाबले के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। चलिए, तो आप अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए और हम शुरू करेंगे अभी थोड़ी देर में अपना खेती का अनोखा मुकाबला। चलिए अब बुलाते हैं अपने अगले प्रतियोगी को। हमारे अगले प्रतियोगी हैं करण सोनी जी, ग्राम गड़ाकोटा। करण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। 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 करण जी, अपने बारे में बताएं। जी, मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूँ और ग्रेजुएशन के बाद अभी 3 साल से खेती के लिए उतरा हूँ और जैविक खेती पे काम कर रहा हूँ आकाश जी के साथ मिलकर। और ऑर्गेनिक खेती से जो फ़ायदे हैं और रासायनिक खेती से जो नुकसान देखने आए हैं, उसके अंतर को भी समझा। आगे आने वाली पीढ़ी में जो रासायनिक से जो नुकसान हो रहा है और अभी जो इतने रोग चल चुके हैं, उसके लिए अब ऑर्गेनिक से जो फ़ायदे हैं, जैविक जो खाना है बिना रसायन का है, उससे स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, प्रकृति को भी नुकसान नहीं होगा और भी कई अन्य फ़ायदे हैं जो जैविक खेती से हैं, इसलिए खेती में आए। तो आपने ग्रेजुएशन किस विषय से किया था? ग्रेजुएशन हमारा कॉमर्स से था। कॉमर्स से जी। था। लेकिन उसके बाद आपने भी तय किया कि खेती को अपनाया जाए। जी। वाह। जी हाँ, तो 2 प्रतियोगी ऐसे हैं जिन्होंने बीकॉम किया हुआ है और फिर वो खेती करना चाहते थे। बहुत अच्छी बात है। चलिए, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए और फिर शुरू करते हैं मुकाबला। गुरपाल जी। जी गोपाल जी। इसका मतलब समझे आप समझाएं। इसका मतलब है कि कांटे की टक्कर होने वाली है। दोनों हाँ। बीकॉम करके खेती कर रहे हैं, मतलब लगभग बराबरी का मुकाबला है। जी हाँ। चलिए, बुलाते हैं अपने अगले प्रतियोगी को और वो है सुरेंद्र प्रताप सिंह राजपूत और इनका भी गांव है गड़ाकोटा। तो सुरेंद्र प्रताप जी, आप किस तरह की खेती कर रहे हैं? पहले तो हमारा जो चलता था रासायनिक खेती, वही बीज खाद पुराना, वैसे ही खेती करते आ रहे थे। लेकिन अभी हमारे मित्र आकाश चौरसिया जी से हमारी मुलाकात 2 वर्ष पहले हुई। उन्होंने हमारे लिए जो जैविक खेती के बारे में बताया, उनके फार्म हाउस पे मैं गया, मैंने देखा तो जो उनका तरीका है करने का, एक ही जगह पर 4-4 फसल एक साथ लेना और जो गुणवत्ता वाले बीज हैं, जो खाद बनाने की प्रक्रिया है, उनके फार्म हाउस में हमने जाके देखा। हमें लगा कि हम जो खेती कर रहे हैं बहुत पुरानी पद्धति है और रसायन से जो है ना, हमारे खेतों में कीटनाशक से हमारे जो अनाज होते हैं वो लेते हैं, जब हम उसको खाते हैं तो वो ही रसायन हमारे अंदर भी जाता है, जिससे हमारे शरीर में अनेकों बीमारियां हो रही हैं। तो मैंने देखा कि अब एक खेती करूंगा। तो मेरे पास जो खेती थी, मैंने शुरुआत ही 40 एकड़ से जैविक खेती से शुरुआत की। 40 एकड़? हाँ, भाई ने बोला कि नहीं 1-2 एकड़ से शुरुआत करो। नहीं, हमने कहा इतना अच्छा काम है, उसके लिए हम बड़े ही तरीके से, बड़े पैमाने से करेंगे। हमारे लिए उसका रिजल्ट मिला, अच्छी पैदावार मिली, बढ़िया फल निकले। और वो सबसे बड़ी उसकी एक पॉजिटिव बात ये रही कि वो फसल जो है ना, कोई खराब नहीं हुई लंबे समय तक। हमने जो फल सब्जी लगाई, ज़्यादा दिनों तक भंडारण करने, स्टोरेज करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। चलिए, तो बहुत खुशी की बात है। आपने पहले कोई प्रतियोगिता में हिस्सा लिया इस तरह की? हाँ, प्रतियोगिता में हिस्सा इस तरीके तो नहीं ली, लेकिन जो खेल वगैरह होते हैं, खेल व्यायाम में आपकी रुचि है? हाँ, वो किया है। और अब ये किसानी संबंधित जो आपके और भी प्रतियोगिता खेल हैं, तो वो भी देखेंगे, जानेंगे, उसके लिए आगे हम लोग भी सोचेंगे, करेंगे उसको। जी हाँ, बहुत ही अनोखी किस्म की प्रतियोगिता है हमारी, शायद पहली बार हो रही है इस तरह की प्रतियोगिता। तो आइए, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। गोपाल जी। जी गुरपाल जी। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बीकॉम के ग्रेजुएट और खेती में घुस गए। जी, तीनों किसान। सामान्य रूप से आजकल हमारे युवा ये सोचते हैं कि थोड़ा सा पढ़ लिख गए हैं तो सीधे नौकरी और ऑफिस के चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये 3 ऐसे युवा हैं जो बाकी छात्रों के लिए भी प्रेरणा के स्रोत हो सकते हैं कि जो खेती है, जो आपकी पारंपरिक चीज है, उस पर अपना ध्यान लगाएं। चलिए, बुलाते हैं अपने अगले प्रतियोगी को। हमारे अगले प्रतियोगी हैं चरणदास सोनी जी। चरणदास जी, हमने बहुत सारे किसानों की खोज की और
चुना आप 4 चुनिंदा किसानों को, आप में से 3 तो एक ही गांव के हैं। जी हाँ। तो और करण ने बताया और सुरेंद्र जी ने बताया कि आकाश चौरसिया जी का काफ़ी प्रभाव, आपको भी उनका प्रभाव है। हमारे लिए भी उनका प्रभाव है और उन्हीं से हमें ये जैविक खेती करने की प्रेरणा मिली। तो आपके इलाके में आकाश चौरसिया जी एक प्रेरणा के स्रोत हैं जैविक खेती के लिए हमारे ये क्षेत्र में, और आकाश चौरसिया जी की जो प्रेरणा मिली है उससे कई किसानों को जैविक खेती करने का एक सुनहला मौका प्राप्त हुआ है। चरणदास जी आप भी सोनी हैं और करण जी आप भी सोनी हैं और एक ही गांव के हैं। ये हमारा बालक है। आपका बेटा? जी हाँ। अरे वाह, कमाल की बात है ये तो। ये बहुत अनोखी बात है। देखिए इस मुकाबले में आज पहली बार एक पिता और एक पुत्र एक साथ हैं। मुकाबला है दोनों में, दोनों के बीच मुकाबला है और मुझे लगता है अब ये मुकाबला बड़ा रोचक और बड़ा मजेदार होने वाला है। तो चरणदास जी आप स्थान ग्रहण कीजिए और शुरू करते हैं खेती का एक अनोखा मुकाबला। आप तैयार हैं? जी हाँ बिल्कुल। वक्त आ चला है एक छोटी सी ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जल्द ही लौट के आइएगा। जजेस ने मुआयना कर लिया है, निरीक्षण कर लिया है, अपने नोट्स बना लिए हैं। तो चलिए अब वक्त आ चला है ये जानने के लिए कि कौन है इस चरण के विजेता। हम अपने जजेस से पूछते हैं। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम पे जिसका नाम है देश की शान किसान। तो दर्शकों, जजेज आ चुके हैं, प्रतियोगी आ चुके हैं। अब और प्रतीक्षा नहीं करवाएंगे आपको। शुरू करते हैं प्रतियोगिता का पहला चरण। मैं आप लोगों को प्रतियोगिता के नियम समझा दूं। यहाँ 4 खेत बने हुए हैं, हर एक का अपना अपना खेत है और जैसा कि आप देख रहे हैं इस खेत में सुंदर धान उगी हुई है। अब आपको करना यह है कि पहले आपको धान की कटाई करनी है और धान की फसल काटने के बाद आप कौन सी फसल अपने खेत में बोना चाहेंगे वो आपको चुनना है और यहाँ से चुनकर उसके बीज अपने खेत में बोने। जी हाँ, ध्यान रहे जो आप कटाई करेंगे वो भी एकदम तरीके से और सफाई से होनी चाहिए। जो आप बोएंगे वो भी आप तरीके से और सफाई से करेंगे, उसके भी अंक आपको मिलेंगे। और आपका जो चयन है वो आपके ऊपर छोड़ा जाता है कि क्या चुनना चाहेंगे आप, ये हमने निर्णय आपके ऊपर छोड़ा हुआ है। और आपका चुनाव सही है या गलत ये हमारे विशेषज्ञ, हमारे जजेस तय करेंगे। और कौन सा औजार आप चुनेंगे उसके भी अंक हैं। जी हाँ, और इसके लिए आपको मिलेंगे 3 मिनट। तैयार हैं आप लोग? जी। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले राम सेवक जी के साथ। राम सेवक जी, ये आपका खेत है, आप तैयार हैं? बिल्कुल आइए तैयार। मैदान में आइए और आपका समय तब शुरू होगा जब भोंपू बजेगा। हम दर्शकों को याद दिला दें कि असल खेती में ऐसा नहीं होता क्योंकि ये प्रतियोगिता है, हमने इसीलिए ये नियम रखे हैं। तो चलिए, तैयार हैं आप? बिल्कुल तैयार। चलिए, आपका समय शुरू होता है अब। बहुत तेजी से करना पड़ेगा जो भी आप करेंगे, आपके पास समय बहुत कम है। राम सेवक जी, फुर्ती दिखानी पड़ेगी आपको। काफी सफाई से कर रहे हैं, देखने में तो कम से कम ऐसा लग रहा है। अब ये सही है या गलत ये तो बाद में हमारे विशेषज्ञ बताएंगे। लेकिन देखिए, इन्होंने अपना खेत काट लिया है। अब इस खेत को तैयार करेंगे अगली फसल के लिए। अगली फसल के लिए खेत तैयार हो रहा है। और गुरपाल जी, आप समय पे ध्यान दीजिए। जी हाँ। कई बार हमने देखा है कि लोग जल्दबाजी में थोड़ा काम खराब कर लेते हैं। इससे अच्छा है कि
सोच समझ के समय का ध्यान रखा जी जाए। हाँ, जरूर। जी हाँ, समय का पाबंद भी है, उस पर भी ध्यान रखा जाए। राम सेवक जी देखते हैं क्या चुनेंगे। इन्होंने हरा मटर चुना है। राम सेवक जी हरा मटर बो रहे हैं धान की कटाई के बाद। 40 सेकंड बाकी हैं। ये आपके ऊपर है कि आप एक फसल बोना चाहें या 2 या 3, वो आप चयन करेंगे। आपके देख लीजिए, अगर गेहूं कहीं चावल कहीं रखना है कट। 2 मिनट और 40 सेकंड में इन्होंने पूरा किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत तालियां हो जाए इनके लिए। बेहतरीन प्रदर्शन। बहुत अच्छे से, बहुत सुकून से इन्होंने अपने खेत की जुताई बुआई की। काफी अच्छा प्रदर्शन। चलिए, प्रतियोगिता में अब बारी है करण जी की। करण जी, आप आइए मैदान में। आप तैयार हैं? जी। बहुत सफाई के साथ, बहुत तेजी के साथ आपको करना है जो कुछ भी आपको करना है। निर्णय भी आपको ही लेना है कि आप क्या बोना चाहेंगे जी फसल कटने के बाद। रुकिए, आपका समय शुरू होगा कब? भोंपू बजने के बाद। आप तैयार हैं ना एकदम? जी मैं आपकी थोड़ी मदद करूं? बिल्कुल। तो चलिए थोड़ा ऐसे कर लीजिए। देखिए, कटाई में ना थोड़ा शारीरिक मेहनत लगती है। अब ऐसे कीजिए। बहुत कसरत कराते हैं आप। जी हाँ, मुझे लग रहा है अब आप तैयार हैं। जी। अब बोलिए जरा, तैयार हैं आप? तैयार। देखिए, जोश आ गया। तो आपका समय शुरू होता है अब। 3 मिनट है आपके पास। बहुत 3 तेजी के साथ आपको करना पड़ेगा जो भी आप करना चाह रहे हैं। और सभी चीजों को ध्यान से देखिए। यहाँ हर एक चीज किसी न किसी उद्देश्य से रखी हुई है। सब चीजों का इस्तेमाल अधिक से अधिक देखिए कैसे आप कर सकते हैं। हाँ गोपाल जी। जी गोपाल, जब राम सेवक जी ने काटे जी फसल काटी तो एक ही हाथ में कर रहे थे। ये एक को काट के नीचे रखते हैं। तो ये ऊपर है। हाँ, ये तो थोड़ा सा समय जो है। ठीक है। अब देखिए, या फसल कट चुकी है। अब आप तैयार करेंगे खेत को। बहुत कम समय है आपके पास। देखिए, बहुत देखिए खेत तैयार हो चुका है लगभग आधा समय आपका समाप्त हो चुका है। बहुत कम समय है आपके पास करण जी। आपका बचा हुआ है। मुझे लगता है कि अब आपको थोड़ा जल्दी करनी होगी। और इन्होंने मेरे ख्याल से सरसों चुना है। सरसों इन्होंने धान के बाद बोने के लिए चुना है। और हमारे विशेषज्ञ ध्यान से देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं। जी हाँ, बोने का तरीका, काटने का तरीका, जी चयन। कुछ और भी बोना चाहेंगे आप? 2.5 मिनट हो गए हैं। आधा मिनट और बाकी है आपके पास। 30 सेकंड। काला चना। काला चना इन्होंने लिया है सरसों के साथ। अंतर्वर्तीय फसल लगाना चाह रहे हैं जी काले चने की। जैसा कि डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि ये कई तरह की फसलें एक साथ लेने की हमें ज़रूरत है आज देश में। और युवा लोग ये कर रहे हैं तो मुझे लगता है जी हाँ, और तरीका भी एकदम नोट किया जाएगा। आपका समय हो रहा है पूरा।
3 मिनट पूरे होने वाले हैं। आपका समय समाप्त। आप पानी देना चाह रहे थे लेकिन आपका समय समाप्त हो गया है। आइए तालियां हो जाए, जोरदार तालियां। हमें मालूम है कि 3 मिनट का समय बहुत कम है, लेकिन क्योंकि ये प्रतियोगिता है हमने आपको समय के दायरे में बांध रखा है। प्रतियोगिता बहुत ही मजेदार चरण पर है, लेकिन अभी लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। यहाँ पर इस टोकरी में बहुत सारी फल और सब्जियां रखी हुई हैं। आपको एक एक करके उठानी है। वहाँ पर 2 टोकरियां अलग अलग हैं। एक टोकरी पे लिखा है कम पानी और एक टोकरी पे लिखा है ज्यादा पानी। यानी जो सब्जी या फल कम पानी लेता है आपको कम पानी वाली टोकरी में डालनी है, और जो सब्जी या फल ज्यादा पानी लेती है उसको आपको ज्यादा पानी वाली टोकरी में डालनी है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है देश की शान किसान। वापस आने का बहुत बहुत धन्यवाद। अब और प्रतीक्षा नहीं करेंगे, प्रतियोगिता को बढ़ाएंगे आगे। चलिए अब बुलाते हैं अपने अगले प्रतियोगी को। हमारे अगले प्रतियोगी हैं सुरेंद्र प्रताप जी। सुरेंद्र जी तैयार हैं आप? जी। आपको प्रताप जी से क्या व्यायाम करवाएंगे? वही मैं सोच रहा हूँ, ये तो काफी फिट लग रहे हैं मुझे। तो आप मेरी मदद चाहते हैं व्यायाम में? जी चलेगा। चलेगा, ऐसे से कीजिए फिर। कंधों का व्यायाम? आप थोड़ा पैर के साथ, नहीं कंधे और पैर दोनों एक साथ। चलिए मुझे लगता है तैयार हो गए हैं। ये तो मैं ही व्यायाम कर रहा हूँ, कोई और कर नहीं रहा है। मुझे लगता है कहीं मैं ही फिट ना हो जाऊं शारीरिक तौर पे। खैर आगे बढ़ते हैं, आपका समय शुरू होता है अब। जी हाँ, बड़ी फुर्ती दिखा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। हाँ जी। देखिए अच्छी बात यह है कि सभी किसान हैं, अनुभवी हैं, इसीलिए हमारे चुनिंदा किसान हैं आज के। और काफ़ी ऐसा नहीं लग रहा है कि अनुभव की कोई कमी है। जी हाँ, अनुभव है, प्रगतिशील किसान है जी, और सभी जैविक खेती कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। बहुत बात है। और जैविक खेती के लाभ, उसके फायदे को समझ रहे हैं और उसके लिए नई तकनीकें, नए रास्ते खोज रहे हैं। हमारे जजेस तय करेंगे कि सही तरीका या गलत तरीका अपनाया जा रहा है कटाई में, रुपाई में, बुआई में। देखिए इन्होंने एक और अलग औजार का इस्तेमाल किया है। 1.5 मिनट बाकी हैं, आप चयन करेंगे कि आप क्या क्या उगाना चाहते हैं। और इन्होंने गेहूं को चुना है। गेहूं ये बो रहे हैं, उसके बाद धान के बाद गेहूं। अब ये सही है या गलत ये तो हमें नहीं मालूम, ये तो हमारे विशेषज्ञ बताएंगे। लेकिन गेहूं बो दिया है और फिर से खेत को थोड़ा सा नरम बना रहे हैं। 2 मिनट का समय पूरा हो चुका है और इसके बाद इन्होंने सिंचाई भी कर दी है। पूरा हो चुका है कि आप और भी कुछ लगाना चाहेंगे? पूरा समय समाप्त। 2 मिनट और 17 सेकंड लगाए हैं इन्होंने। तालियां इनके लिए, जोरदार तालियां। 2 मिनट 17 सेकंड का वक्त लिया सुरेंद्र प्रताप जी ने और ये काफी अच्छा प्रदर्शन था। सही था या गलत ये तो हमारे जजेस बताएंगे। अब बढ़ते हैं आगे और बुलाते हैं अपने अगले प्रतियोगी चरणदास जी। चरणदास जी आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है सर। बिल्कुल बाप और बेटी की टक्कर है। जी। चरणदास जी आप धान उगाते हैं? नहीं, धान नहीं उगाते। धान उगाते नहीं आप, लेकिन आपको अनुभव है। आपने धान के खेत देखे हैं? देखिए। कटाई भी देखी है? जी हाँ, कटाई भी देखी है। तो चरणदास जी आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं सर।
जी हाँ, आपका मुकाबला आज बहुत ही खास है क्योंकि बेटे के साथ भी मुकाबला है। देखते हैं लड़के बाप से बढ़ के या फिर बाप जो है वो आगे निकलते हैं। ठीक है सर। चलिए, तो आपका समय शुरू होगा भोंपू बजने के बाद। चलिए, ये बजा भोंपू और ये हुआ आपका समय। देखिए, ये सबसे अनुभवी किसान मुझे लगता है आज के हमारे जी हाँ, कड़ी में हैं। हालांकि इन्होंने बताया कि इन्होंने धान की खेती नहीं की है, लेकिन एक अनुभवी किसान जानता है जी हाँ, कैसे चीजें करनी है। 20 सेकंड हो चुके हैं। देखिए, टोकरी में आके रखे हैं इन्होंने। ये देखिए, ये अनुभव होता है। इन्होंने ऐसे जमीन पे नहीं छोड़ दिया। अब ये बाकी कंटेस्टेंट से पूछना पड़ेगा हमें। 35 सेकंड आपके पूरे हुए हैं। मुझे लगता है कटाई में हल्की सी एक चूक सी रह गई है, ऐसा लग रहा है। हाँ, कैसे? ये देखिए, धान का एक बाली, धान की एक बाली तो निकल रही है। कोई नहीं, एक बाली तो खेत के लिए भी जरूरी है। चलिए, 1 मिनट और 10 सेकंड पूरे हो चुके हैं आपके। 1 मिनट और 50 सेकंड बाकी हैं। काफी सही तरीके से बिना जल्दबाजी के चरणदास जी अपने खेत पर काम कर रहे हैं। अब चयन करेंगे, देखते हैं। इन्होंने भी गेहूं चुना है। इन्होंने गेहूं चुना है, जबकि इनके बेटे ने गेहूं नहीं चुना था। जी हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग। देखिए, इसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट, विरोधाभास नहीं, कॉन्फ्लिक्ट। गेहूं के साथ और भी कुछ लगाना चाहेंगे आप? गेहूं के साथ और कुछ नहीं लगा रहे हैं, लेकिन एक और दूसरे औजार का इस्तेमाल। मिट्टी को थोड़ा और मुलायम ढीला कर रहे हैं। सख्त है अभी खेत। कुछ और करना चाहेंगे? नहीं। 2 मिनट और 26 सेकंड हुए हैं। समय समाप्त हो गया है। 2 मिनट 26 सेकंड। जोरदार तालियां चरणदास जी के लिए। चरणदास जी, आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। वक्त आ चला है एक छोटी सी ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जल्द ही लौट के आइएगा। तो चलिए, अब वक्त आ चला है ये जानने के लिए कि कौन है इस चरण के विजेता। हम अपने जजेस से पूछते हैं। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है देश की शान किसान। ब्रेक में जाने से पहले आपने देखा हमारी प्रतियोगिता बहुत ही कड़ी हो गई थी। चलिए, इसको आगे बढ़ाते हैं। और अब हम चाहेंगे कि हमारे विशेषज्ञ, हमारे जज एक बार चारों खेतों का मुआयना कर लें और उसके बाद फैसला लें कि किसने सही तरीके से अपने खेत को बोया है, जोता है। तो डॉक्टर शुक्ला, आकाश जी, आप आइए। जजेस ने मुआयना कर लिया है, निरीक्षण कर लिया है, अपने नोट्स बना लिए हैं। तो चलिए, अब वक्त आ चला है ये जानने के लिए कि कौन है इस चरण के विजेता। हम अपने जजेस से पूछते हैं। मैं सबसे पहले रामसेवक जी के बारे में बताना चाहता हूं। इन्होंने सबसे पहली जो गलती की है
फसल जो खेत से काटी है वो उन्होंने खेत में ही छोड़ी है जी। दूसरी इन्होंने सबसे बड़ी गलती की है कि जो हमारे खेत से जो बायोमास निकलता है उसको हमें खेत में ही कल्टीवेट करना चाहिए। तीसरी इन्होंने ये गलती की है कि इन्होंने जो बीज बोए हैं उनको लेबल नहीं किया हुआ है, उनको मिट्टी में दबोया नहीं है, ढका नहीं है। चौथी इन्होंने जो गलती की है कि नमी युक्त खेत था तब भी इनको पानी डालने की ज़रूरत थी। तो हमारे हिसाब से ये चौथे राउंड में है। चौथे नंबर पर हैं राम सेवक जी। 3 नंबर में नाम ले रहा हूँ हमारे किसान भाई करण जी का। करण जी ने धान की कटाई की, बिल्कुल सही है, मगर मैं एक चीज़ थोड़ा ध्यान लगाऊंगा कि एकदम गरासे से कटाई नहीं की जाती। कट तो गया, मगर कोशिश हो कि यदि क्यों नहीं होती है, गरासे से काटने में प्रति पौधा काटने में समय अधिक लगता है। उसकी अपेक्षा यदि अपन जो हंसिया है, हंसिया से करेंगे तो जल्दी कटाई होगी, समय कम लगेगा और लेबर कास्ट कम लगेगा। कभी भी उसके जो ठूंठ है खेत में ही छोड़े जाते हैं, और खेत में इसलिए छोड़ेंगे कि जब वो सड़ेगा तो जो जीवाणु हैं, जीवाणु खेत के अंदर बढ़ेंगे, और यदि हमने ये निकाल दिया, हमारा खेती का आधार है स्टबल, ठूंठ जो है, कभी भी ठूंठ को हम बाहर ना निकालें। तीसरा एक और समझ में आ रहा है, धान काटने के बाद सरसों और चना की खेती मिक्सर करके नहीं बोती। इसलिए नहीं बोते हैं, ध्यान से सुने हमारे किसान भाई, कि चना की जड़ भी गहरी जड़ वाली है, सरसों की जड़ भी गहरी वाली है। आपने चना भी लगा लिया तो चने के जो कीड़े मकोड़े हैं एवं सरसों के जो कीड़े मकोड़े हैं, आपस में कंपटीशन तो नहीं होगा, आपस में दोस्ती हो जाएगी, तो हमारे दोनों पेड़ जल्दी खराब होंगे। बेहतर तो ये है कि धान काटने के बाद हम अगर फसल का चयन करें तो इसकी उपजाऊपन बनाए रखने के लिए और बढ़ाए रखने के लिए चना सर्वोत्तम फसल है, जिसमें कि कम पानी भी लगेगा और उत्पादन अच्छा होगा और हमारी ज़मीन के अंदर उपजाऊ शक्ति बनी रहेगी। ये मैं चाहूँगा। मेहनत उनने बहुत अच्छी की, थोड़ा सा चूक हो गई, हो सकता है हमारे किसान भाई जल्दी में रहे हों। हम लेबलिंग जरूर करें, और यदि हम लेबलिंग करेंगे तो आगे की जो कार्रवाई है, पानी लगाना, देख रेख करना, चलना फिरना, वो ठीक रहेगा। जितना उनको ज्ञान था, जितने उनको समझ थी, उनने धान की कटाई की और उनने मनचाही फसलों को बोया। ये बिल्कुल सही है, हमें ज़रूरत के मुताबिक ही फसल बोना चाहिए। बाज़ार में तो कई प्रकार की फसलें बोने के लिए व्यापारी बोलता है, मगर हमें ज़रूरत के मुताबिक बोया, इसमें कोई संदेह नहीं। जो हमारे दूसरे नंबर पर हैं वो मिस्टर सुरेंद्र जी हैं, और इन्होंने जो हमारे 2 और पीछे रहे लोग हैं उनसे काफ़ी कुछ सुधार किया हुआ है। इन्होंने जो है ना, सबसे पहले नंबर खेत की कटाई की। कटाई करने के बाद इन्होंने गलती ये किया कि वहीं पर अपना धान छोड़ा। उसके बाद दूसरी गलती इन्होंने वो सेम किया कि बायोमास जो है ना अपने खेत से बाहर निकाल दिया, तबकि उसको वहीं कल्टीवेट करना चाहिए था। फिर इन्होंने तीसरा ये किया कि खेत में पहले नमी दी, नमी देने के बाद इन्होंने जो है ना खेत को चलाया, और उसके बाद जो है ना इन्होंने बीज डाले। बीज डालने के बाद इन्होंने लेबल नहीं किया, और इसके बाद जो है ना इन्होंने दोबारा से फिर से पानी दिया, जबकि इन्होंने यदि पहले खेत में नमी दी हुई थी, बीज बोने के बाद इन्हें दोबारा से पानी नहीं देने की ज़रूरत थी। काफ़ी अच्छी मेहनत की इन्होंने, बहुत उत्साह के साथ इन्होंने कम समय में अपना ये कार्य किया, इसके लिए वो बधाई के पात्र भी हैं। थोड़ा सा यदि ये सुधार कर लेते तो शायद पहले चरण में आ जाते। तो दूसरे नंबर पर रहे सुरेंद्र जी। अब इस चरण के विजेता कौन हैं, डॉक्टर शुक्ला से पूछ लेते हैं। पहले नंबर पे जो मानो विनर हमारे भाई चरणदास जी हैं। पिछले 3 प्रतियोगी से थोड़ा सा सुधार किया। मैं देख रहा था कि कटाई भी उन्होंने वैसी की जैसे हमारे अन्य साथियों ने की, इसमें कोई दो मत नहीं, और स्टबल निकाले, कॉमन मिस्टेक की, जो नहीं करना चाहिए भविष्य में। प्रतियोगी नंबर 1 आने के बावजूद भी हमारा कोई भी किसान जो जैव पदार्थ है वहीं छोड़ दे, क्योंकि जब पानी लगाएगा सड़ेगा, हमारे जीवाणु नहीं होंगे तो मिट्टी मृत है, उससे न पोषक तत्व मिलेंगे न कुछ मिलेंगे। यहाँ उन्होंने कुदाली से खेत बनाया, बहुत अच्छा काम किया। थोड़ा सी कॉमन चूक सबसे हुई है, जिसमें हमारे चरणदास जी से भी माइनर चूक हुई है। या तो उन्होंने किया है मैं नहीं समझ पाया, या उन्होंने नहीं किया मैंने सही समझा। कभी भी हो खेत को क्रॉस बनाएं। ये तो छोटा सा यंत्र है, जब हम खेती करें एक साइड में जा रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन भी करें। क्यों? मिट्टी के कण नीचे के ऊपर, ऊपर के नीचे होंगे तो उसमें
वायु के रहने की जगह, नमी के रहने की जगह, प्रकाश के पहुंचने की जगह, जीवाणुओं को चलने फिरने की जगह बनी रहेगी। इसलिए हम क्रॉस पुलिंग जिसको बोलते हैं करते हैं, उनने भी प्रयास किया। एक अच्छा काम उन्होंने ये किया कि उन्होंने लेबलिंग की जी। और लेबलिंग करने के बाद उन्होंने उससे पहले गेहूं की बोनी की। मित्रों, हमारे मध्य प्रदेश में अगर देखें, धान और गेहूं की फसल प्रणाली सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। और ये वहाँ ज़्यादा लोकप्रिय है जहाँ हमारे किसान भाइयों के पास पानी का तो साधन है। और जहाँ कम पानी का साधन था, हमारे कुछ किसानों ने चना भी लगाया, हमारे कुछ साथियों ने उसमें मस्टर्ड की भी बोनी की। बहुत अच्छा काम किया। कुछ कारणों से जैसे लेबलिंग कर दिया। दूसरा सबसे बड़ा उन्होंने जो काम किया खूबी थी, उन्होंने अपने प्रोड्यूस को निकाला और लाके थ्रेसिंग फ्लोर में रखा। यही एक वैज्ञानिक अंतर है। हमारे 3 मित्रों ने तो वहाँ छोड़ दिया, कारण हो सकता लेबर ना रहे हों, चले गए हों, मगर उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि यदि हम वहाँ छोड़ के रखेंगे तो या तो पड़ोसी चुरा के ले जाएगा, या वैरायटी होगी तो मिक्सचर हो जाएगी। कभी कभी आजू बाजू के खेत में अलग अलग वैरायटी लगाता है, तो आपने लाके थ्रेसिंग फ्लोर जो सांकेतिक रूप से बनाया गया है उसमें आपने रखा। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये आज के विनर है, ऐसी मेरी सोच है। बाकी ठीक है। तो इस चरण के विजेता रहे चरणदास जी, उनके लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत बधाई चरणदास जी। तो पिता पुत्र से आगे निकल गए, अनुभव बहुत बड़ी चीज है, क्यों गुरपाल जी? जी, आपने सही कहा। एक बारी सबके लिए तालियां हो जाए, क्योंकि सबका प्रदर्शन बहुत ही बेहतरीन था। बहुत मजा आ रहा है गुरपाल जी, बड़ा मजा आ रहा है, क्या बात है। गोपाल जी, मजा तो मुझे भी बहुत आ रहा है, लेकिन हफ्ते दर हफ्ते ऐसा ही होता है। जब प्रतियोगिता एकदम मजेदार मोड़ पे आ जाती है, समय आ जाता है कड़ी को समाप्त करने का। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है गुरपाल जी, क्योंकि हम सब समय के चक्र से बंधे हैं। ये समय है जिसमें सूरज, चांद, तारे सब एक तार से बंधे हुए हैं, और ये समय ही है। बस 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 ये बहुत फलसफे की बात है आपकी, लेकिन समय के बारे में बात करने के लिए हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि समय समाप्त हो गया है। वक्त आ गया है इस कड़ी को यहीं समाप्त करने का। आपसे कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। तो आप देखना मत भूलिए हमारा ये कार्यक्रम, जिसका नाम है देश की शान किसान। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार आपको भी नमस्कार। गोपाल जी, अब समय के बारे में आप क्या बता रहे थे? अब मेरे पास समय नहीं। अच्छा, चलिए फिर। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ से चीजें ले जाकर उस कटोरे में डालनी है और पंचगव्य बनाना है। जलपरिया जो है, जलपरिया, ये किस फसल की प्रजाति है? ए मक्का, बी जवार, सी धान, या डी जौ? तो चलिए बिना विलंब किए पूछते हैं अपने जजेस से कि आज के बेहतरीन किसान कौन हैं।